डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में हमने लास्ट लेक्चर्स में टेम्परेचर या तापमान के बारे में पढ़ा था। आज हम थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं तापीय स्तरीकरण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तापीय स्तरीकरण के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार अपना पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तापमान क्या है? तापमान को समस्त जो पर्यावरणीय कारक है उसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधों के वितरण को प्रभावित करता है। यह ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है और उसी ऊष्मा को तापक्रम या गर्मी के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी भी स्थान के वायुमंडल का तापमान दिन, रात और ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। प्रायः सजीवों की वृद्धि और उनका जीवन यापन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बहुतायत से होता है, परंतु इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था। कुछ जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स हैं, मरोद्भिद पादप जिसको कहते हैं, वह 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सक्षम है। कुछ जो यीस्ट कोशिकाएं होती है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वह 120 डिग्री से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्रियाशील रह सकते हैं। कुछ जो पादप ऐसे होते हैं जो बर्फीले स्थानों पर पाए जाते हैं, वह 0 डिग्री में भी अपनी क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं। तो इन कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, इन कुछ अपवादों के अलावा, जो सामान्य पादप है उनका जो टेम्परेचर रेंज है वह है 0 डिग्री से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तापक्रम के अनुसार समूचे विश्व की वनस्पति को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है उच्चतापी। यह भूमध्य रेखीय व उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर पूरे वर्ष भर उच्च तापक्रम पाया जाता है और इसी वजह से यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा है मध्यतापी या मीज़ोथर्म, जिसको इंग्लिश में मीज़ोथर्म कहते हैं। यह उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश होता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च और शरद ऋतु में न्यून तापक्रम पाया जाता है। मतलब कि इन क्षेत्रों में वर्ष में एक बार उच्च और उसके बाद न्यून तापक्रम एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वह है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि वर्ष में एक बार अपनी समस्त पत्तियां गिरा देते हैं और उसके बाद उसमें नई पत्तियां आती हैं, तो इनको पर्णपाती वन कहा गया है। तीसरे नंबर के जो पादप हैं जिनको कि हम तापक्रम के आधार पर विभेदित करते हैं वह है माइक्रोथर्म या न्यून तापी। यह शीत कटिबंधीय और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर कि तापमान न्यून रहता है, कम रहता है। और यहाँ की जो मुख्य वनस्पति है वह मिक्स्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट होती है, मिश्रित शंकुधारी वन। मिश्रित इसलिए क्योंकि शंकुधारी वनों में भी बहुत वैरायटीज़ पाई जाती है। कुछ बहुत लंबे होते हैं हाइट के, जो कि पहाड़ों की निचली सतह पर, निचले वाले एरिया में पाए जाते हैं, और जैसे जैसे पहाड़ों में ऊपर पाए चले जाते हैं वहाँ पर कम ऊंचाई वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको मिक्स्ड शंकुधारी वन या मिश्रित शंकुधारी वन कहा गया है। चौथी कैटेगरी जो इसमें आती है वह है अति न्यून तापी या हेकिस्टोथर्म्स है। यह उत्तर ध्रुवीय व एल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 16,000 फीट या इससे अधिक तथा शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में 12,000 फीट या इससे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मतलब समुद्र तल से इनकी ऊंचाई शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में तो 12,000 फीट होती है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 16,000 फीट पर यह पाई जाती है। इसके साथ ही
ध्रुवीय प्रदेशों में, उत्तर और दक्षिण ध्रुव में भी यह वनस्पति पाई जाती है। यह एरिया जो होता है, यहाँ पर अति न्यून या बिल्कुल 0 डिग्री, बिलो 0 डिग्री तापक्रम पाया जाता है। और यहाँ की जो वनस्पति होती है वह एल्पाइन वेजिटेशन कहलाती है। प्रायः यह भी पाया गया है कि प्रत्येक पादप समुदाय में जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि एवं विकास के लिए तापक्रम की न्यूनतम, उच्चतम और अनुकूलतम सीमा होती है। ठीक है, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, इनके बीच पूरी एक रेंज आती है टेम्परेचर की, और उस रेंज में एक टेम्परेचर ऐसा होता है जो ऑप्टिमम होता है, अनुकूलतम होता है, जहाँ पर कि वह मैक्सिमम वृद्धि कर पाता है। तो इसको हम 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब अनुकूलतम तापक्रम। यह वह तापक्रम होता है जिस पर वृद्धि के लिए आवश्यक जैविक क्रियाएं अधिकतम स्तर पर संचालित होती है। दूसरा है न्यूनतम तापक्रम, जहाँ पर जैविक क्रियाएं अपने सबसे कम और न्यूनतम स्तर पर होती है। अगर इस सीमा से तापक्रम कम हो जाए तो जैविक या कार्य की जो प्रक्रियाएं हैं पादप में वह रुक जाती हैं। यह सीमा अनुकूल तापमान से नीचे की तरफ टेम्परेचर जब जाता है, डाउन होता है, तब आती है यह न्यून सीमा। उसके बाद है मैक्सिमम टेम्परेचर या उच्चतम तापक्रम, जिसे पौधे सहन करने में समर्थ होते हैं, और यहाँ पर पौधे की जैविक क्रियाएं चलती है, चाहे वह निम्न स्तर पर चले परंतु संचालित होती रहती है। और यह तापक्रम की उच्चतम सीमा है जो कि अनुकूलतम तापमान से अधिक पाया जाता है। हमने ये भी अध्ययन किया था कि टेम्परेचर का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके अंदर कई कारक थे जिनके ऊपर टेम्परेचर का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पर यह है कि क्योंकि जितनी भी कार्य की प्रक्रियाएं होती है पादप के अंदर, सबके अंदर एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंजाइम के बिना कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं होती है। इसीलिए एंजाइम का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलतम तापक्रम होना बहुत आवश्यक है, जिसके अंदर वह अपना कार्य करता है। कैटलिस्ट के रूप में वह तभी कार्य करेगा जब उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, अनुकूलतम तापक्रम हो। उस तापक्रम से कम या अधिक होने पर वह एंजाइम कार्य नहीं करता है। इस वजह से वह जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वह भी नहीं हो पाती है। इसीलिए तापक्रम का किसी भी प्रक्रिया पर, किसी भी कार्य की प्रक्रिया पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी के कारण। तो कई तरह के प्रभाव पादप पर पाए जाते हैं तापक्रम के। सबसे पहले हम देखें तो इसकी जो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जैसा कि अभी समझाया है कि सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एंजाइम के द्वारा संचालित होती है, और एंजाइम का एक अनुकूलतम तापक्रम होता है। तो जो मुख्य क्रियाएं हैं उसमें तापक्रम के उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर है वाष्पोत्सर्जन। टेम्परेचर अधिक होता है तो पत्ती की सरफेस ड्राई रहती है, सरफेस ड्राई रहती है तो वह नीचे से पानी ऑब्जॉर्व करती है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। टेम्परेचर कम होता है तो सरफेस ड्राई नहीं होती, वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, और इसी वाष्पोत्सर्जन के कारण रसारोहण की प्रक्रिया भी इसके पैरेलल ही संचालित होती रहती है। जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, ट्रांसपिरेशन अधिक होगा, तो एसेंट ऑफ सेप जिसको कहते हैं, रसारोहण, वह भी अधिक होगा। तो यह भी तापक्रम के द्वारा प्रभावित होती है। फिर आता है अवशोषण। तो जड़ों में जो सर्वाधिक जल का अवशोषण है वह 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जब अंडरग्राउंड वाटर का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, उस समय पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। उससे अधिक तापक्रम पर यह थोड़ा कम होता है, और जब बहुत कम तापक्रम होता है 0 डिग्री के आसपास, तब यह जो अंडरग्राउंड वाटर है, मृदा का जल है, वह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, और इस वजह से वह प्लांट्स के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर प्रक्रिया आती है फोटोसिंथेसिस। 10 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, और यहाँ पर भी तापक्रम का अपना एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। श्वसन क्रिया में भी 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में श्वसन की प्रक्रिया होती है।
ये जो एंजाइम हैं श्वसन के लिए जो मुख्य एंजाइम कार्य में आते हैं वह 40 डिग्री से अधिक तापक्रम पर विकृत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो श्वसन की क्रिया है वह गिर जाती है। उसी तरह वसंतीकरण, वर्नलाइजेशन जिसको कहा गया है, तो एक निश्चित ताप पर ही पौधों में फ्लावरिंग होती है या पुष्पन होता है। फिर आता है पादप की गति। विभिन्न पादप प्रकाश की तरफ या तापमान के हिसाब से खुलते और बंद होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ट्यूलिप, क्रोकस इत्यादि। फिर है मिनरल एब्जॉर्प्शन। सक्रिय अवशोषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे आवश्यक खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, सक्रिय अवशोषण होता है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जो प्रयुक्त ऊर्जा की जो मात्रा है वह तापक्रम पर निर्भर करती है। अगर पौधों को लंबे समय तक कम तापक्रम पर रखा जाए तो कम ऊर्जा उपलब्ध होती है, और जब कम ऊर्जा होगी तो उसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन होने की प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा तापक्रम के और भी कई प्रभाव पड़ते हैं। कोशिका द्रव्यों में CO2 और O2 की घुलनशीलता, उसका अवशोषण, CO2 फिक्सेशन, बीज के अंकुरण में, पौधे की वृद्धि में इत्यादि में टेम्परेचर का, तापक्रम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा प्लांट की ग्रोथ पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उस पर तो तापक्रम का प्रभाव हमने पढ़ लिया है। इसके साथ ही हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि वनस्पति के वितरण पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी क्षेत्र के तापक्रम के हिसाब से वहाँ की ऋतुएं निर्भर करती है। सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसमें भी बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। और वायुमंडल का जो तापक्रम है उसका प्रभाव मृदा के तापमान पर भी पड़ता है। इसी के आधार पर भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएं या ज़मीन से अगर हम पहाड़ या पर्वत की ऊंचाई पर जाएं तो वेजिटेशन अलग अलग तरह की पाई जाती है। भूमध्य रेखा के पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन, उसके बाद पर्णपाती वन, फिर शंकुधारी वन और फिर एल्पाइन वन। इसी तरह अगर हम एल्टीट्यूड पर, हाइट पर जाएं तब भी कुछ निश्चित ऊंचाई पर ये जो वनस्पति है यह बदलती जाती है। तो इस तरह से तापक्रम के बदलने के साथ साथ जो वेजिटेशन है उसमें भी बहुत अधिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो यह था आपके लास्ट लेक्चर्स का लिटिल बिट आपको रिकॉल करवाने का कि आपने लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, तापीय स्तरीकरण। भौमिक या स्थलीय वातावरण में तापमान का वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। इसीलिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि जलीय वातावरण या आवासों, जितने भी एक्वेटिक एरियाज़ हैं, पोंड, झील, समुद्र, तालाब इत्यादि में जो वनस्पति है वह जलाशय के विभिन्न स्तरों में तापक्रम के बदलाव या स्तरीकरण से किस प्रकार प्रभावित होती है। हमने अब तक अपने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि जो तापमान है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह की उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस प्रभावित होती है। और वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने लैंड पर देखा था, ज़मीन पर देखा था। यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि स्थलीय वातावरण पर तो प्रभाव पड़ता ही है तापमान का, परंतु जलीय वातावरण में एक्वेटिक हैबिटेट में भी वनस्पति के डिस्ट्रीब्यूशन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जलीय वातावरण में भी तापमान के बदलाव का प्रभाव दिखता है। जो एक्वेटिक हैबिटेट्स है उसमें भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, परंतु कई ऐसा होता है विभिन्न कारण जिसकी वजह से जलीय वातावरण में तापक्रम के उतार चढ़ाव कम देखने को मिलते हैं। अर्थ पर तो क्या है कि बहुत क्विक प्रभाव देखने को मिलता है, टेम्परेचर अप होता है और टेम्परेचर डाउन होता है, परंतु जलीय वातावरण में कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का डिफरेंस
न्यून और उच्च जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ये वहाँ पर, ये जो डिफरेंस है, ये उतार चढ़ाव है, वहाँ पर कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जल की अपनी कुछ विशिष्ट क्वालिटीज़ होती है, स्पेशल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। सबसे पहला फैक्टर जो जल के अंदर उसके उष्णीय गुण हैं वह क्या है? नंबर 1 कि जलीय तापक्रम में बदलाव के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जल के जो अणु होते हैं उनमें टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, उसमें टेम्परेचर बदलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में जल के एक अणु के तापमान को बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब मृदा के कण तो बहुत जल्दी टेम्परेचर को ग्रहण कर लेते हैं और उसका जो मृदा का लेवल है उसके तापमान में बहुत अधिक जल्दी परिवर्तन हो जाता है। अगर गर्मी है तो सॉइल या मृदा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और अगर ठंडी है तो उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। परंतु जल के अणुओं में एक विशेषता पाई जाती है कि उसके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका तापक्रम 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो एक अणु के तापमान को बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यह भी कहा जा सकता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। मतलब जल के अंदर जो उसकी ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा, वह अधिक होती है। इस वजह से इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की, एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी तरह इसका दूसरा पॉइंट है, 1 ग्राम बर्फ़ को जल के रूप में पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर 1 ग्राम बर्फ़ को हम उसको मेल्ट करें, अगर हम उसको जल में परिवर्तित करें तो 80 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी अधिक होती है क्योंकि 1 ग्राम जल को वाष्प के रूप में बदलने के लिए 338 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जल के अंदर जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, ये आपने केमिस्ट्री में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा कि लेटेंट हीट क्या होती है। उसके अंदर एक हीट, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है वह बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि 1 ग्राम जल को अगर हम भाप बन के उड़ाएँ तो उसके बदले में 338 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए हाउ मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो इस जैसे बर्फ़ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है और अगर हम पानी को भाप बन के उड़ाएं तो उसके लिए 338 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब जल की जो लेटेंट हीट है वह ज़्यादा होती है। चौथा पॉइंट है कि जल का जो घनत्व है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। अगर तापमान कम हो और तापमान ज़्यादा हो तो वह घनत्व कम होता जाता है, जल हल्का हो जाता है। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके अणु आपस में सबसे मैक्सिमम और टाइटली बॉन्डेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, बंध में रहते हैं। अगर टेम्परेचर 4 डिग्री से ऊपर और 4 डिग्री से नीचे होता है तो ये बंध थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं और थोड़ा सा घनत्व उसका कम हो जाता है। तो ये जल के कुछ प्रकार हैं जिसकी वजह से जो जल है उसके तापक्रम में बहुत अधिक हम बदलाव नहीं महसूस करते हैं जितना कि हम पृथ्वी पर महसूस करते हैं। और इसी टेम्परेचर का जब हम पृथ्वी पर महसूस करते हैं तो वहाँ पर रेंज ऑफ वेजिटेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जबकि जो वाटर है उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। उपरोक्त तथ्यों की जो महत्ता है उसको ध्यान में रखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जल के तापक्रम में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया जो है वो बहुत अधिक नहीं होती है इन कंपैरिजन टू लैंड। मृदा के कंपैरिजन में इतनी उतार चढ़ाव नहीं होता है। बड़े जलाशय और झीलों में जल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी गुप्त ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा होती है और उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी, बहुत ज़्यादा कैलोरी ऑफ एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ऐसे जलाशयों में जल में दिन और रात के तापमान का बहुत अंतर नहीं देखने को मिलता है। इसके विपरीत जो छोटे जलाशय और पोखर होते हैं उनके जल में दिन या रात के तापमान में अंतर अधिक दिखाई देता है। मतलब कि जितनी अथाह जल राशि होगी, जितनी ज़्यादा जल होगा उसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होगी और उसके टेम्परेचर में डिफरेंस करने के लिए, उसके टेम्परेचर को बदलने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि जो छोटे पौंड होते हैं उनमें दिन और रात के तापमान में हमको अंतर थोड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी कम होता है और वहाँ टाइम एनर्जी की भी कम ज़रूरत पड़ती है।
बड़ी और गहरी झीलों में ग्रीष्म ऋतु के समय थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन को नोटिस किया जा सकता है। तापीय स्तरण की जो मुख्य जो है वह पोन्स के अंदर दिखाई देती है, झीलों में दिखाई देती है, और कब मुख्यतः है ग्रीष्म ऋतु में। गर्मियों के समय झील की जो ऊपरी सतह है वह नीचे की सतह की तुलना में, तलहटी की तुलना में अधिक गर्म होती है। इसीलिए जो ऊपर की, सिर्फ जो ऊपर की लेयर है जल की, उसके अंदर ही जल परिसंचरित होता रहता है और तलहटी के ठंडे जल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वहाँ पर यह गर्म जल मिश्रित भी नहीं होता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, इसके साथ ही झील में ऊपर की सतह और तलहटी के जल के तापक्रम में अधिक अंतर हो जाता है। ऊपर की सरफेस का जो लेयर है कुछ अप टू सम थिकनेस वह गर्म हो जाता है और वह वहीं पर सर्कुलेट होता रहता है। ऊपर की लेयर थोड़ा सा नीचे आके वहाँ के अणुओं को गर्म कर देती है, पर तलहटी का जो जल है वह ठंडा ही रहता है, वहाँ पर उसमें कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है। तो जब गर्मी अधिक होती है तो ऊपर की जो लेयर है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और नीचे तलहटी का जो जल है वह ठंडा रहता है और यहाँ पर इसके टेम्परेचर में ऊपर की जो लेयर है सरफेस जल की जो सतह है उसमें और तलहटी के जल में ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, क्योंकि ये दोनों लेयर आपस में मिक्स नहीं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में तापक्रम जो है वायुमंडल का बहुत अधिक हो जाता है, इसीलिए झील की ऊपरी सतह का तापक्रम लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जबकि तलहटी का जल है वहाँ पर केवल 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम ही रहता है। मतलब इतना डिफरेंस हो जाता है कि ऊपर की सरफेस का जो वाटर है वह तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है वहाँ का तापक्रम, और नीचे जो है वह 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हो पाता है। इस प्रकार जो 5 डिग्री से 22 डिग्री तक की जो रेंज है उसके बीच बड़ी झीलों का तापीय स्तरीकरण 3 अलग अलग स्तरों के रूप में देखा जा सकता है। मुख्यतः यह सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में होता है, जबकि सूर्य की किरणें बहुत तेज़ होती है और जल की ऊपरी सतह जो है वह उसकी वजह से उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, परंतु वह जो प्रभाव है टेम्परेचर का वह झील की तलहटी में नहीं पाया जाता है। इसलिए झील के ऊपरी सतह और नीचे की सतह में एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उस वजह से वहाँ पर कई तरह की लेयर्स बन जाती है। यह लेयर्स हैं। नंबर 1, अधिसरोवर स्तर। यह सबसे ऊपर का सतह होता है, जैसा कि अधिसरोवर है एपिलेमनियन, जिसमें लगातार उष्ण जल का परिसंचरण होता रहता है। मतलब एक बार सबसे टॉप सरफेस हुई वो थोड़ा सा नीचे की तरफ सर्कुलेट होता रहता है हीट, तो इसमें ऊपर जिसमें उष्ण जल का परिसंचरण होता रहता है, परंतु यह जो गर्म जल होता है यह तलहटी के जल से मिश्रित नहीं होता है। तो ये जो लेयर है यह एपिलेमनियन या अधिसरोवर स्तर होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मध्य सरोवर स्तर या ताप प्रवण स्तर। यह झील में जल की यह परत ऊपरी स्तर एवं तलहटी की आधारीय स्तर के बीच में पाई जाती है। सबसे टॉप पे लेयर और तलहटी की जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो लेयर है उसके बीच का स्तर ये पाया जाता है। यहाँ का तापमान मध्यवर्ती होता है, ट्रांजिशनल होता है, ना 5 डिग्री होता है ना 22 डिग्री होता है। यहाँ का तापमान ऊपर और नीचे की सरफेस के मध्य का होता है। तीसरी लेयर यहाँ पे है अधो सरोवर स्तर। यह सबसे निचली सतह होती है, आधारीय परत होती है, सबसे नीचे होती है और यहाँ का जल हमेशा ठंडा रहता है। यहाँ वही 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वह मेंटेन रहता है। इस स्तर के जल का तापक्रम अत्यंत निम्न और यह जल अपरिसंचरित होता है। यहाँ पर वाटर में मूवमेंट्स या साइक्लिंग नहीं होती है, संचरण नहीं पाया जाता है। यह चीज़ है जब गर्मी की ऋतु होती है। जब गर्मी होती है तो 3 सरफेस हो जाती है, अधिसरोवर, मध्य सरोवर और अधो सरोवर हाइपोलिमियन। परंतु शरद ऋतु में क्या होता है, प्रायः झील और जलाशयों में ऊपर की जो परत होती है एपिलिमियन और जो हाइपोलिमियन जो सबसे नीचे की परत होती है उसमें टेम्परेचर समान रहता है, क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सर्दियों में कम रहता है, तो जो सरफेस है वह भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है, सरफेस का जल भी, तो जिसके परिणाम स्वरूप पूरे जलाशय में ही जल का परिसंचरण होने लगता है और वह विभिन्न स्तरों में नहीं बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में तो 3 सरफेस बन जाती है, परंतु
शीत ऋतु में ऐसा नहीं होता है और यह इस वजह से जो जल का परिसंचरण है वह पूरे झील में एक बराबर होता रहता है और वहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशंस या स्तरीकरण नहीं होता है। और परिसंचरण जो होता रहता है उसकी वजह से जलाशय में ऊष्मा और O2 का वितरण सभी भागों में हो पाता है। गर्मी की ऋतु में परिसंचरण पूरे भाग में नहीं होता है, इसलिए जहाँ पे सर्कुलेशन होता है वहाँ पर ही हीट और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता रहता है और जो नीचे का भाग है वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं होता है। परंतु सर्दी की ऋतु में ऐसा नहीं होता है। सर्दी में पूरी झील के अंदर सर्कुलेशन पाया जाता है, परिसंचरण होता रहता है, इसीलिए पूरी झील को ऑक्सीजन और ऊष्मा या हीट मिलती रहती है। झील के स्तरीकरण को हम झील के अंदर जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन या तापीय स्तरीकरण पाया जाता है इसको हम इस एग्जाम्पल से, यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इससे हम समझेंगे। सबसे टॉप लेयर है सरफेस, वहाँ उसको वाटर सरफेस नाम दिया गया है। उस वाटर सरफेस से हम अगर नीचे की तरफ जाएं तो सबसे पहले 6 मीटर की ऊंचाई, 6 मीटर की गहराई पर एक जोन पाया जाता है जिसको लिटोरल जोन कहा गया है। इधर हम बीच में देखें तो 10 मीटर की गहराई पर एक पूरा लिम्नेटिक जोन कहा गया है, लिम्नेटिक जोन कहा गया है। और यह 10 मीटर की जो गहराई है दो भागों में विभाजित है। 6 मीटर ऊपर की जिसको लिटोरल जोन कहा गया और यहाँ पे हमको वेजिटेशन भी नज़र आ रही है। कई तरह के पादप हमको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। द वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, कुछ डूबे हुए हैं, कुछ ऊपर हैं और कुछ बहुत ऊपर पानी से निकले हुए हैं। और 6 मीटर के बाद जब हम ये मान के चले कि 7 मीटर से 10 मीटर की तरफ हम जाते हैं तो वह सब लिटोरल जोन कहलाता है। मध्य का जोन है, यहाँ पर कोई और तरह की, किसी भी तरह की कोई वेजिटेशन हमको नज़र नहीं आती है। तो यह जो पूरा जोन है यह लिटोरल जोन है, लिम्नेटिक जोन है। लिम्नेटिक जोन को दो भागों में विभाजित किया गया है, लिटोरल जोन और सब लिटोरल जोन। जो पहली 6 मीटर की गहराई है वो है लिटोरल जोन, जहाँ पर की वेजिटेशन पाई गई है, पादप उग जाते हैं। उसके बाद जो 6 मीटर से गहराई के बाद 7 मीटर से 10 मीटर का जो जोन है वह सब लिटोरल जोन कहलाता है। तो ये 10 मीटर तक लिम्नेटिक जोन पाया जाता है। इसके बाद अगर हम नीचे, तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कंपनसेशन लेवल। यह कंपनसेशन लेवल मतलब इसके बाद यह तो पूरा एरिया जो था वहाँ पे किसी भी तरह का कंपनसेशन पॉसिबल था, कुछ भी एडजस्टमेंट पॉसिबल था। परंतु उसके नीचे का जो लेवल है दैट इज़ नो फोटोसिंथेटिक जोन, नो फोटोसिंथेटिक, उसको मड जोन कहा गया है और या फिर प्रोफाउंडल जोन कहा गया है। इस एरिया में कोई फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब यहाँ प्लांट्स नहीं अवेलेबल होते हैं और यहाँ पर मड पाया जाता है, कीचड़ पाया जाता है और पूरी तरह से एनारोबिक कंडीशंस पाई जाती है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस नहीं है तो हवा नहीं है, टोटली एनारोबिक कंडीशंस पाई जाती है। इस जोन में जनरली एनारोबिक बैक्टीरियाज वगैरह मिल सकते हैं। तो पूरी जो सरफेस है झील की, उसके स्ट्रैटिफिकेशन को यहाँ पर आपको डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि किस तरह से डायग्राम के द्वारा इस पूरी झील को बांटा गया है। स्ट्रेटिफिकेशन में कई तरह के स्तर में बांटा गया है। ऊपर के 10 मीटर का जो जोन है, ऊपर से नीचे की 10 मीटर की गहराई तक लिम्नेटिक जोन है। उसके बाद आता है प्रोफाउंडल जोन। लिम्नेटिक जोन को दो भागों में बांटा गया है, लिटोरल और सब लिटोरल। लिटोरल जो भाग है वहाँ पर पादप उगते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। सब लिटोरल है, वहाँ पर पादप नहीं दिखाए गए हैं। उसके बाद कंपनसेशन लेवल वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और उसके नीचे जो एरिया आता है प्रोफाउंडल जोन, वहाँ पर नो फोटोन सिंथेटिक एरिया है, टोटली एनारोबिक एरिया है और उसके बेस में बिल्कुल आधार के स्तर पर मड पाया जाता है, जिसको कि मड जोन का नाम दिया गया है। तो इस तरह से तापक्रम की उपस्थिति से झील के अंदर स्तरीकरण हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में तो स्तरीकरण हो जाता है, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है, परंतु शीत ऋतु में ऐसा कोई स्तरण नहीं पाया जाता है। पूरी जो झील है उसमें एक तरह से सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजन और ऊष्मा का उसमें परिसंचरण होता रहता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में संचरण होता है, ऊपर की सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बीच का अलग रहता है और जो सबसे नीचे का स्तर है वहाँ का टेम्परेचर अलग रहता है। तो इस वजह से पूरी झील में स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है, जिसको हम थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन के नाम से जानते हैं।
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टेम्परेचर, तापक्रम। तापक्रम का पादप की वेजिटेशन पर इकोलॉजिकल एज ए इकोलॉजिकल फैक्टर तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है वेजिटेशन पर। तापक्रम किस तरह से इम्पॉर्टेंट है पौधों के डिस्ट्रीब्यूशन में, पौधों की कार्य की प्रक्रियाओं में, और झील में एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी यह किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है, इसके बारे में हमने ये स्टडी किया। थैंक यू।